हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज जमाल अशरफ। और आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, मैं एक पूरी सीरीज आपको कोडिग्नेटर के ऊपर कराऊंगा। और हम लोग जो कवर करेंगे, अभी कोडिग्नेटर का दो वर्जन चल रहा है, कोडिग्नेटर 4.1.4 और कोडिग्नेटर 3.1.11। तो हम कोडिग्नेटर 3. ये जो ट्यूटोरियल है ये पूरा कोडिग्नेटर 3.1.11 पे है, जो कि लेगेसी वर्जन है कोडिग्नेटर का। ओके। और कोडिग्नेटर को आए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, बट मैं देखता हूँ कि आज भी लोग परेशान रहते हैं। कई बार फंस जाते हैं, खासकर जो बिगिनर हैं उनके लिए ये कोडिग्नेटर जो है उन्हें आसानी से समझ में नहीं आता है। तो मैं आप के लिए, आप सभी के लिए, या बिगिनर हो या फिर आपने थोड़ा बहुत कोडिग्नेटर कर रखा है, मैं आपके लिए कोडिग्नेटर बिल्कुल आसान बनाने जा रहा हूँ। ओके। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो पहला सेशन होगा वो होगा कि हम कोडिग्नेटर को कैसे, उसका आर्किटेक्चर क्या है 3.1.11 का, और कैसे सेटअप करते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप कोडिग्नेटर के वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि है coordinator.com। और फिर आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने कोडिग्नेटर का दो वर्जन दिखेगा, जो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे भी दिख रहा है, कोडिग्नेटर 4 और कोडिग्नेटर 3। राइट। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ दैट इज कोडिग्नेटर 3। तो मैंने कोडिग्नेटर 3 को यहाँ से डाउनलोड कर लिया, जो कि कोडिग्नेटर 3 का जो लेटेस्ट वर्जन है 3.1.11 है। मैंने उसको यहाँ से डाउनलोड कर लिया और फिर मैंने वैम सेटअप किया हुआ। ठीक है। तो मैंने अपने www फोल्डर के अंदर ये कोडिग्नेटर जो मैंने डाउनलोड किया था वो मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है। ऑलराइट। आप जैम्प यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप मैक पे काम कर रहे हैं तो आप मैप भी यूज कर सकते हैं। मैं विंडोज पे काम कर रहा हूँ, विंडोज पे जैम्प और मैप दोनों ही चलता है। ऑलराइट। तो आप अपने सुविधा के हिसाब से आपको जो बेस्ट लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। ओके। सो let's rename this. I have extracted this folder, this zip file. इसको रीनेम कर लेते हैं। Okay, let's just rename it to code. Now let's start with understanding the architecture. इसके आर्किटेक्चर को समझते हैं पहले। कोऑर्डिनेटर का क्या आर्किटेक्चर, फोल्डर एंड फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कोऑर्डिनेटर फोल्डर के अंदर जो तीन मेन फोल्डर्स पड़े होते हैं वो है एप्लीकेशन फोल्डर, सिस्टम फोल्डर और यूजर गाइड फोल्डर। अब आपको जो काम करना है, लाइक एक प्रोग्रामर को, एक डेवलपर को जो काम करना होता है वो एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर काम करना होता है। सिस्टम फोल्डर के अंदर जो है कोर फाइल्स होते हैं जिसे आपको टच नहीं करना है। ओके। आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सिस्टम फोल्डर जो है, जो कोर फाइल्स है, वो बेसिकली क्या कर रहा है, हेल्पर्स क्या है, लाइब्रेरीज क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। बट आपको टच नहीं करना है, आपको कोई भी चेंजेस के अंदर नहीं करना है। ओके। और एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर आप काम करेंगे। और जो तीसरा फोल्डर है दैट इज यूजर गाइड। यूजर गाइड बेसिकली ऑनलाइन भी अवेलेबल है coordinator.com के वेबसाइट पर। और जब आप कोऑर्डिनेटर को डाउनलोड करते हैं तो साथ में यूजर गाइड नाम का एक फोल्डर भी डाउनलोड हो जाता है। इसके अंदर आप ओपन करके देखेंगे तो इसके अंदर ये ट्यूटोरियल फोल्डर है। ट्यूटोरियल के अंदर आपको तमाम जो ट्यूटोरियल है कोऑर्डिनेटर 3.1.11 का, वो आपको मिल जाएगा। आपको इसको ओपन करना होगा ब्राउजर में। ओके। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन देखना तो आप coordinator.com के वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन लिंक जो दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। ओके। और फिर ऑनलाइन यूजर गाइड पे आप क्लिक करके कोऑर्डिनेटर 3 के ऑनलाइन यूजर गाइड पे आप क्लिक कर सकते हैं और आपके सामने ये ट्यूटोरियल ओपन हो गया। यही सेम चीज, यही ट्यूटोरियल एग्जैक्टली जो है वो आपके कोऑर्डिनेटर फोल्डर के अंदर पड़ा होता है, यूजर गाइड फोल्डर में। राइट। तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और कोऑर्डिनेटर का जो ट्यूटोरियल है वो बहुत ही आसान है। उन्होंने
कोऑर्डिनेटर को बिल्कुल आसान बना दिया है। ओके, अब चलते हैं एप्लीकेशन फोल्डर, जिसके अंदर एक डेवलपर काम करता है, एक प्रोग्रामर काम करता है। एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर जो इंपॉर्टेंट फोल्डर्स हैं कौन कौन से हैं, वो है कॉन्फ़िग, जो कि कॉन्फ़िगरेशन, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फाइल्स हैं वो कॉन्फ़िग के अंदर पड़े होते हैं। फिर आपने सुना होगा MVC डिजाइन पैटर्न, मॉडल व्यू कंट्रोलर डिजाइन पैटर्न। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर के अंदर बेसिकली मॉडल्स और व्यू और कंट्रोलर के 3 फोल्डर्स होते हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉडल नाम का एक फोल्डर है, ठीक है। ये जो भी हम देख रहे हैं ये सारे फोल्डर्स अभी एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर है। मॉडल्स नाम का, तो एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर मॉडल्स है, इसके अंदर व्यूज भी है और इसके अंदर कंट्रोलर्स भी है। ये तीनों एक साथ जब तीनों को टुगेदर लाइक वी कॉन्स्टिट्यूट देम एज MVC डिजाइन पैटर्न। अब MVC डिजाइन पैटर्न क्या होता है इसको भी हम समझेंगे आगे, ठीक है। पहले आप आर्किटेक्चर समझो कि आर्किटेक्चर क्या है भाई। तो कंट्रोलर के अंदर बेसिकली हम लोग जो भी लॉजिकल पार्ट है, ठीक है, हम कहते हैं जो कि बिजनेस लॉजिक है, ठीक है, या जो भी लॉजिकल पार्ट है, जो कैलकुलेशंस है, वो सब हम कंट्रोलर के अंदर लिखते हैं। ओके, कंट्रोलर बेसिकली कुछ नहीं, क्लास होता है। ओके, कंट्रोलर क्लास कहते हैं उसको। फिर मॉडल्स के अंदर क्या होता है भाई, तो जो डेटाबेस रिलेटेड क्वेरी है, आप अब आपने पढ़ा होगा, आपने बेसिक अगर आप कोऑर्डिनेटर कर रहे हो तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने बेसिक पेज भी आप जानते होंगे, राइट, और माई सीक्वल जानते होंगे। तो जब आप माई सीक्वल करते हो वहाँ पर डेटाबेस पार्ट आता है, ओके, जहाँ पर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, अलग अलग क्वेरी आप लिखते हो, राइट। तो जो क्वेरी पार्ट है वो हम यहाँ पर मॉडल्स के अंदर लिखते हैं। मॉडल्स के अंदर हम एक क्लास क्रिएट करते हैं मॉडल का और उसके अंदर हम क्वेरी लिखते हैं। ओके, तो बेसिकली मॉडल क्या है, मॉडल पूरी तरह से इसके अंदर क्वेरी वगैरह पड़ा होता है, माइस्क्ल क्वेरी पड़ा होता है, ठीक है। अब जो तीसरा है दैट इज व्यूज। ओके, व्यू क्या है, व्यू जैसा आप ये टर्म से आप समझ सकते हैं कि व्यूज बेसिकली जितने भी जो भी HTML जो दिखता है, राइट, जो डिस्प्ले हो रहा है, क्या दिखता है भाई, HTML CSS जो है वो डिजाइन होता है वो दिखता है, करेक्ट। या फिर जो फ्रंट एंड कह सकते हैं कि फ्रंट एंड पार्ट जो होता है जिसमें HTML भी होता है, CSS भी होता है, जावास्क्रिप्ट भी होता है, राइट। तो यहाँ पर जो HTML CSS है वो हम व्यू के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। व्यू के अंदर आप एक और फोल्डर देख सकते हैं दैट इज एरर्स फोल्डर। ओके, तो बेसिकली एरर्स के अंदर आप HTML में जाएंगे, देखेंगे आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि जब पेज नॉट फाउंड का एरर आता है, ठीक है, कोई पेज नहीं है अगर वेबसाइट पे तो पेज नॉट फाउंड का एरर आता है, तो उसको हम एरर 404 कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के एरर्स को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर अलग अलग फाइल्स हैं जिसपे हम रीडायरेक्ट करा सकते हैं, बट अभी इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अभी बस हम इसको इस तरह से समझते हैं कि कोड इग्नाइटर जो हमने डाउनलोड किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके अंदर एक एप्लीकेशन नाम का फोल्डर होता है और उस एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर 3 फोल्डर्स होते हैं, मॉडल्स, व्यूज, कंट्रोलर। ये तीनों मिलाकर MVC डिजाइन पैटर्न को के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ऑलराइट। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फोल्डर मैंने बताया कि कॉन्फ़िग नाम का फोल्डर होता है जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फाइल्स पड़े होते हैं। चलिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से फाइल्स होते हैं कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड। जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है या हम कह सकते हैं जो फर्स्ट फाइल है दैट इज config.php। ओके, config.php कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फाइल है। constant.php जो इंपॉर्टेंट फाइल से पहले वो आप समझ लीजिए, राइट। यहाँ पर ऑटोलोड, config, constants, डेटाबेस और राउट्स, ये 5 ऐसे फाइल्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है। ओके, फिर से देखते हैं, ऑटोलोड, config, constant, डेटाबेस और राउट्स, ये 5 ऐसे फाइल है जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। ओके, अब बैक करते हैं, राइट, और फिर कॉन्फ़िग हमने देख लिया और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फोल्डर कौन है, तो वो है लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज जैसा आप बहुत आजकल कॉमन हो गया है कि हम कहते हैं कि भाई हमारे वेबसाइट के अंदर कोई थर्ड पार्टी सर्विस वगैरह चाहिए, ठीक है, तो हम एक लाइब्रेरी वगैरह डाउनलोड करके लाइब्रेरी क्लास डिफाइन करते हैं। तो लाइब्रेरीज
वही जब जब हमें कोई थर्ड पार्टी क्लास वगैरह हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी फाइल यूज कर रहे हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पर उसकी क्लास को डिफाइन करते हैं। ओके, और उसको स्टोर कहाँ करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर ही लाइब्रेरीज में ही आप स्टोर कर सकते हैं। ओके, और क्लास भी लाइब्रेरी में डिक्लेयर कर सकते हैं। अब लाइब्रेरीज क्लास तो हो गया, हेल्पर्स क्या होता है आप देख रहे हैं यहाँ पर, हेल्पर्स नाम का एक फोल्डर है। तो बेसिकली हेल्पर्स जो है जब कुछ कॉमन फंक्शंस होते हैं जिसको हम बार बार यूज करते हैं पूरे एप्लीकेशन के अंदर, तो उन फंक्शंस को हम हेल्पर्स के अंदर हेल्पर फाइल बनाते हैं और उसके अंदर हम उन फंक्शंस को डिफाइन कर देते हैं। ओके, जो कि हम कई जगह बार बार यूज करेंगे, बार बार कॉल करेंगे। ओके, तो अभी आप ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। एक जो स्ट्रक्चर है आपको ये याद रखना है कि एप्लीकेशन ही फोल्डर है जिसके अंदर आपको काम करना है, और एप्लीकेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट फोल्डर है वो कॉन्फ़िग फोल्डर है, कंट्रोलर्स है, हेल्पर्स है, लाइब्रेरीज है, मॉडल्स है, व्यूज है। ओके, अब एक एक करके कॉन्फ़िग को समझते हैं। कॉन्फ़िग के अंदर जैसे मैंने बताया था कि कॉन्फ़िग के अंदर ऑटो लोड, कॉन्फ़िग, कांस्टेंट, डेटाबेस और राउट से 5 फाइल्स जो है जो इंपॉर्टेंट है। अब ये है क्या, इसको समझते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं राउट्स को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर routes.php फाइल जो है ये कर लिया। अब राउट्स कैसे काम करता है, बेसिकली राउट जो है वो वेबसाइट को राउटिंग प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल करके आप देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर डिफॉल्ट कंट्रोलर एक डिफाइन है जिसके अंदर वेलकम लिखा हुआ। ओके, और एक 404 ओवरराइड है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ट्रांसलेट URI डैश है, इसकी वैल्यू फॉल्स है। तो बेसिकली डिफॉल्ट कंट्रोलर ये क्या है और इसके अंदर वेलकम क्यों डिफाइन है। ओके, एक फ्लो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने लोकल होस्ट स्लैश कोऑर्डिनेटर URL को हिट, क्या हुआ, ये routes.php जो फाइल है इस यहाँ पर जाकर चेक करता है। ओके, और यहाँ पे क्या चेक करेगा कि किस क्लास को बेसिकली किस कंट्रोलर को कॉल करना है। सबसे पहले एक डिफॉल्ट कंट्रोलर कॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफॉल्ट कंट्रोलर आप देख सकते हैं जो डिफाइन है वो है वेलकम। ओके, तो फ्लो कैसे हुआ, सबसे पहले URL हिट हुआ, वो URL जो है वो routes.php को कॉल करेगा। routes.php जो है वो वेलकम डिफॉल्ट कंट्रोलर यहाँ पर डिफाइन है, वेलकम उसको कॉल करेगा। अब ये डिफॉल्ट कंट्रोलर आपको कहाँ जाकर देखना है, तो अभी मैंने बताया था कि एप्लीकेशन के अंदर ही राइट एक फोल्डर होता है कंट्रोलर्स, इसके अंदर आप देखेंगे वेलकम नाम का एक कंट्रोलर पड़ा हुआ है। तो ये इसी को कॉल कर रहा है। ये जो राउट्स है, राउट्स के अंदर जो डिफॉल्ट कंट्रोलर है ये इस वेलकम कंट्रोलर को कॉल करता है, ठीक है, जो कि आपको कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा। इसके अंदर देखते हैं एक इंडेक्स नाम का फंक्शन है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंट्रोलर फाइल का नाम क्या है, वेलकम, क्लास का भी नाम वेलकम है। तो नोमेनक्लेचर या फिर फाइल स्ट्रक्चर ऐसे ही चलता है कोऑर्डिनेट 3.1.11 में कि जो क्लास का या कंट्रोलर का नाम होगा, जो क्लास कंट्रोलर या फाइल का नाम होगा वही क्लास का नाम होगा। ओके, और बाय डिफॉल्ट इसके अंदर हम एक इंडेक्स फंक्शन डिफाइन करते हैं जो जैसे ही ये क्लास लोड होता है वैसे ही बाय डिफॉल्ट इंडेक्स फंक्शन कॉल हो जाता है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जनरली हम अपने PHP फाइल के अंदर जनरली जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम उसके अंदर एक index.php फाइल रखते हैं। राइट, क्यों रखते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब वो वेबसाइट कॉल हो तो index.php ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। तो उसी तरह से यहाँ पर जब ये हम इंडेक्स फंक्शन क्यों बनाते हैं कि जैसे ही ये वेलकम क्लास या कंट्रोलर कह लो कॉल हो, ऑटोमेटिकली ये इंडेक्स मेथड कॉल हो जाएगा। और इंडेक्स मेथड के अंदर क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि एक व्यू फाइल को लोड किया जा रहा है, $this load view
वेलकम अंडरस्कोर मैसेज, और वेलकम अंडरस्कोर मैसेज जो है ये व्यू फाइल का नाम है। तो अब ये व्यू फाइल आपको कहाँ मिलेगा? अभी मैंने बताया था कि व्यूज फोल्डर जो है, आप देख सकते हैं ये भी एप्लीकेशन के अंदर ही होता है, व्यूज फोल्डर। व्यूज फोल्डर के अंदर आप देखेंगे वेलकम अंडरस्कोर मैसेज है, ये यही फाइल जो है यहाँ पर कॉल हो रहा है। ओके, इसको ओपन कर लेते हैं, ये वाली फाइल कॉल हो रही है। अब इसके अंदर आप देखेंगे ये CSS, थोड़ा CSS लिखा हुआ है, राइट, और फिर लिखा है वेलकम टू कोऑर्डिनेटर। तो ये जो व्यू फाइल है, फाइनली यही व्यू फाइल जो है वो लोड हो रहा है, जो आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये पूरा फ्लो है। इस फ्लो को एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ और फिर से इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले URL हिट हुआ, URL हिट होने के बाद राउट फाइल कॉल हुआ, राउट्स के अंदर डिफॉल्ट कंट्रोलर क्या है वो चेक होगा। तो वेलकम है डिफॉल्ट कंट्रोलर, फिर वेलकम कंट्रोलर को कॉल किया गया कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर से। अब वेलकम कंट्रोलर या वेलकम क्लास जो है, इसके अंदर डिफॉल्ट इंडेक्स फंक्शन है, ये ऑटोमेटिकली कॉल हुआ, और इस इंडेक्स फंक्शन के अंदर एक व्यू फाइल लोड हो रहा है, यानी ये व्यू फाइल कॉल हो जाएगा। ये व्यू फाइल कॉल होगा यानी ये वेलकम अंडरस्कोर मैसेज, ये वाली फाइल कॉल हो जाएगी। राइट, सो आई होप दिस मेक सेंस। ये फ्लो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कोडिग्नाइटर जो है वो फाइल्स को, एक व्यू फाइल्स को लोड करता है। ओके, अब ये तो एक फाइल है राउट्स, इसके अलावा इसको हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होते हैं जो कि आपको सेम, इसको पहले मैं क्लोज कर देता हूँ। आपको एप्लीकेशन के अंदर कॉन्फ़िग के अंदर राउट्स तो मैंने ओपन कर लिया। इसके अलावा और क्या होता है, तो पहले config.php को ओपन करते हैं। ओके, config.php के अंदर जो बेस URL आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमें बेसिकली अपने प्रोजेक्ट का URL, जो हमारे वेबसाइट का URL होगा वो डिफाइन करना पड़ता है। लोकल हॉस्ट स्लैश, ये हमें बेस URL डिफाइन करना होगा। अगर ये तो लोकल पे है, लेकिन अगर यही पूरे फाइल को हम सर्वर पर मूव कर दे पूरे प्रोजेक्ट को, तो हमें यहाँ पर जो हमारा डोमेन होगा वो डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल google.com, facebook.com, yahoo.com, ये सब डोमेन है, राइट। तो जिस डोमेन से हमारा वेबसाइट ओपन होगा, हम उस डोमेन को यहाँ पर डिफाइन करते हैं बेस URL के अंदर। ओके, अब ये index.php क्या होता है कि आप देख सकते हैं config.php में इंडेक्स अंडरस्कोर पेज के अंदर index.php है। तो बेसिकली इस फाइल को अगर हम ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, PHP, ये सेम चीज ओपन करेगा, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर index.php हटा देते हैं, उस केस में आप index.php लिखकर ओपन नहीं कर सकते। ओके, तो जनरली हम लोग इसको हटा देते हैं, बिकॉज क्यों क्यों हटाते हैं, क्योंकि अगर हम इसको नहीं हटाते तो हमारा जो कोई नया फाइल या कोई क्लास खुलेगा वो कुछ इस तरह से खुलेगा, लोकल हॉस्ट कोडिग्नाइटर स्लैश index.php स्लैश, मान लो आप व्यू, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से खुलेगा, या फिर लिस्ट, ये कुछ इस तरह से खुलेगा। लेकिन अगर हम index.php को हटा देते हैं config.php से, तो हमारा जो भी हमारा नया जो पेज ओपन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, index.php URL में शो नहीं होगा। ओके, तो जनरली हम इसको यहाँ से हटा देते हैं ताकि ये URL में शो नहीं हो। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है वो है config.php के अंदर ही आप यहाँ देख सकते हो परमिटेड URI कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर जो है स्मॉल a टू स्मॉल z, 0 to 9, टिल साइन, परसेंटेज, ये सारे साइंस जो हैं ये कैरेक्टर, ये सिंबल्स परमिटेड है URL में। URL में कहने का मतलब है यहाँ। ओके, ये कैरेक्टर्स परमिटेड है। इसके अलावा और कोई कैरेक्टर अगर आप यहाँ पर URL में डालते हैं तो ये एरर थ्रो करेगा, ठीक है, बिकॉज ये परमिटेड नहीं है, यहाँ पर डिफाइन नहीं है। ओके,
अब और इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर, ये आप समझ लें लॉग थ्रेशोल्ड। अगर आपने कभी लॉग फाइल्स पे काम किया है, लॉग फाइल जनरली हम यूज करते हैं एरर लॉग्स वगैरह स्टोर करने के लिए, तो अगर आपने लॉग फाइल्स पे काम किया है तो आपको लॉग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि बेसिकली हम क्या करते हैं, एक लॉग फाइल डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम कोई लॉग फाइल डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम उस लॉग फाइल का पाथ डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, और लॉग थ्रेशोल्ड की वैल्यू 1 कर देते हैं। और लॉग फाइल किस टाइप का है, टेक्स्ट फाइल है या क्या है, .php फाइल है, उसका एक्सटेंशन हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं। लॉग फाइल में जनरली जो भी एरर्स है जो वेबसाइट के अंदर आते हैं, ठीक है, जो कई बार ऐसा होता है प्रोडक्शन मोड में जब जाते हैं तो हम नहीं चाहते कि यूजर को किसी तरह का कोई भी एरर दिखे, लेकिन अगर कोई एरर है तो वो लॉग फाइल में जाकर स्टोर हो जाए, तो इसके लिए हम लॉग फाइल क्रिएट करते हैं। अगर आपको प्रोडक्शन मोड ये सब क्लियर नहीं है तो मैं थोड़ा ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ कि जनरली जब हम लोग किसी भी एप्लीकेशन पे, वो वेब एप्लीकेशन हो या किसी तरह का भी एप्लीकेशन हो, वेबसाइट हो, हम जब उस पर काम करते हैं तो अ, जब एक प्रोग्रामर या एक डेवलपर उस पर काम कर रहा होता है तो हम उसको डेवलपमेंट मोड में रखते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट मोड में क्या होता है कि किसी तरह का कोई भी एरर आएगा वो वहां पर ब्राउजर पे वो दिखेगा। ठीक है, अब एक प्रोग्रामर या एक डेवलपर जब काम करता है, ठीक है, वो अपनी फाइल को जब उसका काम, जब वो अपने काम को पूरी तरह से टेस्ट कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं टेस्टिंग मोड। बेसिकली उसको जनरली कंपनीज में कैसे काम होता है कि 3 इंस्टेंस मेंटेन किया जाता है। एक होता है डेवलपमेंट मोड, एक होता है टेस्टिंग मोड, एक होता है प्रोडक्शन मोड। ओके, डेवलपमेंट मोड जिसपे काम चल रहा हो, जिसपे प्रोग्रामर डेवलपर लगातार काम कर रहा हो। टेस्टिंग मोड जो काम डेवलपर ने कर लिया उसको वो टेस्टिंग वाले इंटरफेस पे मूव कर देते हैं, वहां पर डेवलपर प्रोग्रामर्स के काम का को टेस्ट किया जाता है। और एक बार टेस्टर के द्वारा अप्रूव कर दिया गया तो उसको प्रोडक्शन मोड में मूव कर दिया जाता है। तो ये 3 तरह के बेसिकली एनवायरनमेंट होते हैं ये बेसिकली। और प्रोडक्शन मोड में हम सारे एरर को हाइड कर देते हैं ताकि यूजर को किसी तरह का कोई एरर नहीं दिखे। ओके, तो लेट्स कम बैक टू दिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल config.php। यहाँ पर एक फील्ड और है इंक्रिप्शन की। ओके, तो किसी तरह का कोई भी हैकिंग अटेम्प्ट हो या कोई किसी तरह का कोई वेबसाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, इसके लिए हम यहाँ पर एक कोई भी रैंडम नंबर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो गेस नहीं किया जा सके, ये हमारे वेबसाइट का इंक्रिप्शन किया हो जाता है। ओके, अब हम चलते हैं constant.php पे। कांस्टेंट का आपको आइडिया तो होगा, जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कांस्टेंट डिफाइन है। ओके, तो कांस्टेंट अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप समझ लें कि बेसिकली कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं कैपिटल लेटर में और उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफाइन एग्जिट अंडरस्कोर सक्सेस और उसकी एग्जिट अंडरस्कोर सक्सेस की वैल्यू है 0। ठीक है, तो जो कांस्टेंट है यहाँ पर वो है एग्जिट अंडरस्कोर सक्सेस और जो उसकी वैल्यू है वो है 0। ठीक है, और ये कांस्टेंट क्या होता है, एक बार हमने इसको किसी भी फाइल में डिफाइन कर दिया, यहाँ पर जैसे यहाँ पर constant.php में डिफाइन है, अब इन कॉन्स्टेंट्स को हम पूरे वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट के अंदर कहीं भी कॉल कर सकते हैं और इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 6 वैल्यू है एग्जिट अननोन मेथड का, तो जैसे ही हम एग्जिट अननोन मेथड को कॉल करेंगे कहीं भी व्यू में, कंट्रोलर में, मॉडल में, ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू जो 6 है वो कॉल हो जाएगी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और जनरली मैं इसको कैसे यूज करता हूँ या मैं अपने प्रोग्रामर्स को कैसे सजेस्ट करता हूँ कि वो कैसे यूज करें इसको। तो बेसिकली किसी तरह का कोई जैसे फॉर्म सबमिट हुआ सक्सेस मैसेज दिखाने को या अपडेट मैसेज दिखाने को, फॉर्म में कुछ डिलीट किया गया तो डिलीट सक्सेस मैसेज दिखाने को, इन सब के लिए जनरली या फिर कोई फोल्डर को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर कांस्टेंट जनरली हम लोग इस प्रैक्टिस इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं कि हम इन चीज़ों को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। राइट, अब ये database.php जैसे ये आपको फाइल का जो नेमिंग कन्वेंशन इससे ही समझ में आ रहा होगा कि जो डेटाबेस है वो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पर यूजर नेम, डेटाबेस यूजर नेम, यहाँ पे पासवर्ड,
डेटाबेस नेम, राइट, और ये MySQL है। अगर इंटरफेस तो हम यहाँ पे MySQL करते हैं, राइट, और अगर इन्वायरमेंट प्रोडक्शन है तो हम यहाँ प्रोडक्शन डिफाइन करते हैं, ओके। और इन्वायरमेंट प्रोडक्शन नहीं है तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट प्रोडक्शन, ये लिखा हुआ इन्वायरमेंट इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्शन, राइट। अगर नॉट इक्वल टू प्रोडक्शन है तो डीबी डिबग होगा, ओके। और ऑटो लोड को देखते हैं, ऑटो लोड डॉट PHP, ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसका क्या काम है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये लाइब्रेरीज वगैरह जो है, इसको लाइब्रेरी क्लासेस जो होते हैं लाइब्रेरी, उसको इंक्लूड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं दिखाया था कि कोडिग्नाइटर के अंदर दो फोल्डर थे, एप्लीकेशन और सिस्टम। तो सिस्टम के अंदर कुछ पहले से लाइब्रेरीज पड़े होते हैं, ये आप देख सकते हैं सिस्टम के अंदर लाइब्रेरीज, और लाइब्रेरीज के अंदर बहुत सारे क्लासेस पड़े होते हैं पहले से, जैसे शॉपिंग कार्ट का क्लास होता है, फॉर्म वैलिडेशन का क्लास, ये सारे अलग अलग क्लास, इंक्रिप्शन क्लास, टाइपोग्राफी क्लास, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली क्या है, एक तरह से ये सारे लाइब्रेरीज हैं, और हमें लाइब्रेरी को यूज करना है तो हमें यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटाबेस, यदि डेटाबेस को लाइब्रेरी को यूज करना है, हम डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जिस तरह से यहाँ डिफाइन सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर हम एरे में पास करते हैं, राइट। ईमेल सेंडिंग प्रोसेस वगैरह यूज करना चाहते हैं या सेशन यूज करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पास करते हैं। तो लाइब्रेरीज में ये कॉल कराना मस्ट है, ठीक है। सेशन, ईमेल, डेटाबेस, अगर हम ये यूज करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन में, हमारे एप्लीकेशन में अगर डेटाबेस का यूज हो रहा है तो हमें यहाँ पर लाइब्रेरीज में autoload.php फाइल में लाइब्रेरीज में हमें ये पास करना पड़ेगा, ओके। इसी तरह से अगर हम URL वगैरह या फाइल हैंडलिंग यूज कर रहे हैं तो हमें हेल्पर के कुछ फंक्शंस हैं, कुछ फाइल्स हैं, उसको उनको इंक्लूड करना पड़ेगा, वो हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। जैसे URL, अगर हम URL रीराइटिंग यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ URL पास करेंगे, अगर हम फाइल हैंडलिंग यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ फाइल पास करेंगे, ओके। तो ये दो इंपॉर्टेंट थे ऑटोलोड के अंदर। तो अभी तक हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन की कौन कौन से फाइल्स के ऊपर डिस्कशन किया, ऑटोलोड, कॉन्फ़िग, कांस्टेंट, डेटाबेस, राउट्स, यानी हमने जो सबसे मेन जो 5 इंपॉर्टेंट फाइल्स है उस पर हमने डिस्कस कर लिया, ओके। अब आपको एक तरह से ये आर्किटेक्चर भी थोड़ा समझ में आ गया होगा, राइट। और ये बहुत ही सिंपल आर्किटेक्चर, आपको सिस्टम फोल्डर से कोई कुछ लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यूजर गाइड बेसिकली आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो आपको करना किसके अंदर काम है, एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर काम करना है, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन फोल्डर इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आपको काम करना है, कॉन्फ़िग, मॉडल व्यू कंट्रोलर्स, राइट, कंट्रोलर्स, मॉडल्स, व्यूज, इसके अलावा लाइब्रेरीज और हेल्पर्स, ये इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आपको काम करना पड़ सकता है। मोस्टली आप इसी के अंदर काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैशे, अगर आप कुछ कैशे को एक्टिवेट करते हैं कोऑर्डिनेटर के अंदर तो कैशे जो भी है वो आपको यहाँ कैशे फोल्डर के अंदर आकर स्टोर होता है, ओके। सो आई थिंक बेसिक आर्किटेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, okay. So this was the first session where we get to understand the architecture of CodeIgniter 3.1.11. नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कैसे हम एक एप्लीकेशन को बनाते हैं, कैसे हम राउटिंग डिफाइन करते हैं, ओके। उसको हम एक एक करके हम कंट्रोलर को, मॉडल्स को, व्यूज को हम समझने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, आपको कहीं कुछ कोई भी कंफ्यूजन, आपका कोई भी डाउट इसके अंदर नहीं रह जाएगा मेरे वीडियोस देखने के बाद, ओके। सो सी यू देन, गुड बाय।